रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो कराची का तामीराती मुस्तकबिल है। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मेगा सिटी है कराची। यहाँ पर जो हैं बहुत सारे लोग बसते हैं। ये शहर बहुत ज़्यादा फैल चुका है। कभी कभार मजाकिया तौर पर लोग मुझे ये भी कहा करते थे कि कराची जाके ठोकर न्याज़ बेग पर ख़त्म होगा, जो कि लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर है। इतना ज़्यादा शहर फैल चुका है। आबादी के बढ़ने की वजह से जो ज़रूरियात हैं हाउसिंग की वो भी बढ़ रही हैं। साथ साथ इस मौजू पर जब हम बात करते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि बुनियादी सहूलियात की भी बात हो। कराची शहर के अंदर बुनियादी सहूलियात कम हैं और रहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, इस्तेमाल करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। न्यूक्लियर फैमिली का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब सब लोग जो हैं वो इस तरह से रहते हैं कि मियाँ बीवी और बच्चे, और ज़ाहिरी बात है जो आहिस्ता आहिस्ता फैमिली साइज़ बढ़ते जाते हैं, लोग अपने घरों को छोड़ के नए घरों की जानिब जाते हैं। हाउसिंग यूनिट्स की एक रिक्वायरमेंट है और इन हाउसिंग यूनिट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं हमारे बिल्डर्स। और साथ साथ हमें यह भी जानना पड़ेगा कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली पॉलिसीज़ भी अपनानी चाहिए, जहां एनवायरनमेंट के साथ हम लोग जो हैं बिल्कुल ठीक तरीके से चल सकें। तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी थोड़ी सी मैं कहूँगा कि आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी हैं, क्योंकि मामलात थोड़े हाथ से निकलते जा रहे हैं। खैर, इस बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ कराता चलूँ, सबसे पहले जमील यूसुफ साहब, जो कि साबिक CPLC के जो है चीफ रहे हैं और बहुत गहरी निगाह रखते हैं कराची की जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है उस पर। इनके साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन शेखानी साहब, जो कि साबिक चेयरमैन आबाद हैं। ये वो तंजीम है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जो कि नुमाइंदगी करती है उन बिल्डर्स की, उन डेवलपर्स की जो कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हाउसिंग यूनिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें हमारी पॉपुलेशन को। और टेलीफोन लाइन के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद आई खान साहब, जो कि चेयरमैन हैं PCATP, जो कि बेसिकली टाउन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की जो है वो एक तंजीम है। और मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, और बाकायदा आगाज़ के लिए मोहसिन शेखानी साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ एक सवाल। बुनियादी तौर पर आजकल बहुत सारी चीज़ें बाज़गश्त में हैं और बातें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मुझे ये बताइए कि कराची के जो तामीराती मसाइल हैं उनके बुनियादी इश्यूज़ क्या हैं, और मैं चाहूँगा थोड़ा मुफस्सिल तरीके से बताइएगा ताकि नाजरीन को उसके बारे में पूरी आगाही मिल सके। ये मोहसिन शेखानी साहब। बेसिकली मैं समझता हूँ कि अभी जो प्रॉब्लम्स है वो यूटिलिटीज़ के प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम है कराची में। कराची को उस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया जा रहा जिस तरीके से उसकी पॉपुलेशन है। आप कभी भी कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आगे हम चीज़ों को लेके चलेंगे, शहरों को किस तरह हमें बढ़ाना है, किस तरह आगे 50 साल की प्लानिंग होगी, आगे 100 साल की प्लानिंग होगी। लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है कि हम डे टू डे बेसिस पे जी रहे हैं। हर रोज़ हम अपनी डिज़ाइन करते हैं, रोज़ के मुताबिक हम चीज़ों को टारगेट करते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि कल जो पॉपुलेशन इस शहर की बढ़नी है उसको किस तरीके से हम आगे लेके चले। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपने बताई यूटिलिटीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और बुनियादी ज़रूरियात की, ये सॉल्व करना किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट सॉल्व करती है, गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अगर जो भी आप प्लान करते हैं, मास्टर प्लान बनते हैं इसके, तो आपको पता होता है कि 2020 में कितना पानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 2025 में क्या पॉपुलेशन होगी, आपका टारगेट होता है कि 2050 में आपको डिज़ाइन करना पड़ता है 2050 तक का। तो अभी है प्लान? कोई प्रोग्राम आपने देखा है, कोई मास्टर प्लान के तहत कोई इस तरह के काम हुए? कोई K4 का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया? K4 का प्रोजेक्ट ये कंप्लीट होना था तकरीबन 2018 में जून में, लेकिन अभी जो उसकी पोजीशन नज़र आ रही है मुझे लगता है आने वाले 2 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। K4 का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और इसमें तकरीबन आप समझे 1000 फीट का उन्होंने कॉरिडोर छोड़ा हुआ है ताकि इसका एक्सपेंशन जितना हम आगे चाहे कर सके। तो खमियाजा तो इसका आपको भुगतना पड़ेगा, खमियाजा तो इसको कराची के रिहायशियों का जो है प्रॉब्लम है, ज़ाहिर बात है उनको भुगतना पड़ेगा, आम आवाम को भुगतना पड़ेगा। इसके रेजोल्यूशन के लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? डेफिनेटली होना चाहिए, और ये सारा लॉसेस इस शहर का, कराची का नुकसान हो रहा है। आम आवाम, कच्ची आबादियाँ जहाँ 52% हो गई है वो बढ़ती जाएगी, इसलिए कि कहीं ना कहीं जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्होंने भी रहना है, और जो आपके यहाँ पे नई जनरेशन हो रही है उनकी भी पॉपुलेशन होनी है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को अगर हम आज से डिज़ाइन नहीं करेंगे तो कच्ची आबादी 52% है, और जिस शहर में कच्ची आबादी 75% होती है वहाँ सिविल वॉर होती है। तो आप अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और चीज़ों को बड़ी मुश्किल से बेहतर हुई है, तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। गॉड फॉरबिड ऐसी सिचुएशन अराइज ना करे, लेकिन आपने जैसे आम चीज़ जो है हाईलाइट की है कि ज़ाहिर बात है कच्ची आबादियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, शहर के मुज़ाफ़ात में भी बहुत सारी हैं। मैं चाहूँगा यहाँ पर जमील यूसुफ साहब आपकी जानिब आऊँ। बात एक हाईलाइट की यहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात की, तो यहाँ बात ये भी हुई कि जनाब पानी के जो मंसूबे हैं वो पाए तकमील तक नहीं पहुँच रहे। तो जमील यूसुफ साहब थोड़ा सा ये बताइए कराची शहर के पानी के मसाइल जो हैं कैसे हल होंगे, क्योंकि वो जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर रुकावट पैदा कर रहे हैं, ये ज़रा क्लियर करके बताएँ। देखिए, पानी और सीवरेज ये तो दो इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। रोड है, गार्बेज कलेक्शन है, ये चार चीज़ें हैं जो सिविक एमिनिटीज़ में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये चारों चीज़ को कंप्लीट निगलेक्ट किया जा रहा है ओवर द इयर्स, कि एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन बनते जा रहा है। उसलिए जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि इतनी कच्ची आबादियाँ बढ़ जाती हैं कि प्रोटेस्ट फिर शुरू हो जाते हैं। अगर बिजली शॉर्ट है तो सड़क बंद हो जाता है, पानी नहीं आ रहा है तो सड़क बंद कर देते हैं। तो ये एक न्यूसेंस वैल्यू होगी जो सिटीज़ को बिल्कुल स्टैंड कर्फ्यू। भाई इतना बड़ा इदारा बनाया हुआ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, इसका भी तो कोई काम है ना। एग्जैक्टली, बट ये जो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है इट हैज़ टू बी जी 5 साल 10 साल पहले। अब आप देख लीजिए कि सीरियसनेस देख लें आप कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन कॉग्निसेंस लिया था 2006-2007 में। सारा जो सीवरेज वाटर लियारी में जो जाता था, आपका लियारी का ड्रेन था पूरा सी में जाता था, इंडस्ट्रीज़ थे, वाटर ट्रीट नहीं कर रहे थे, डाइंग एंड ब्लीचिंग करते थे, और वो पानी चले जाता था सीवरेज में से और कंटामिनेट कर रहा था आपके सी, फिशरीज़, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करता था। आपके पास टर्टल्स आते थे, उसको इफ़ेक्ट कर रहा था, एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट वो पोल्यूट हो रहा था। 2006-2007 से लेके आज 2017 हो गए, 11 साल हो गए, कोई चीज़ उसमें आगे नहीं बढ़ी। हाई फ्लाई हुआ, मैक्रो इशू लिया गया और उसको फिर स्लोली थका देते हैं। बिकॉज देखिए, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स के पास, बेचारों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। ये नॉर्मली उनको इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही काम कर रही हो। ये बड़ी आम बात आप कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा असद आई खान साहब को भी शामिल करूं, लेकिन ये चीज़ हाईलाइट करता चलूं, कहा जितना शोर हमने मैंग्रोव्स के लिए जो बहुत ज़रूरी है उनके लिए जितना मचाया, उतना कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट और कुछ ऐसे हिस्से कराची के हैं जो इतने निगलेक्टेड हैं, उनके बारे में भी इतना शोर मचा लेते। सिविल सोसाइटी हमारी बहुत सारी एक्टिव रही, लेकिन उस बारे में बात नहीं की। जनाब असद आई खान साहब की जाने आता हूँ। असद आई खान साहब, इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए आपके ख्याल से क्या कराची शहर जो है वो वर्टिकल डेवलपमेंट का मुतहमिल हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मुझे तो ये लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई थिंक जो कोर्ट ऑर्डर आया है, जो इस वक्त जो प्रॉब्लम एट हैंड है, जिस वजह से ये शायद प्रोग्राम भी आप इसीलिए कर रहे हैं कि जो हाई राइज के ऊपर जो पाबंदी लगी है, ये मेरा ख्याल है ये पाबंदी लगी इसलिए थी कि जो जाहिर बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो इट इज बेसिकली टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बट इसमें अफेक्ट सारे हो गए, मतलब बिल्डर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, टाउन प्लानर्स हो गए, एवरीबडी इज अफेक्टेड बाय दिस टाउन। तो दिस हैज टू बी, तो इस तरीके से देखना है कि भाई आप हाई राइज तो रोक ही नहीं सकते। पूरी सारी दुनिया में हाई राइजेस बन रही है और आप जैसे जैसे जमीन की शॉर्टेज होगी आपको हाई राइज तो इट इज अ मस्ट। और ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी पे आपने पाबंदी लगा दी पूरे कराची पे, इससे सारे काम रुक गए जो अंदर, मतलब जो प्लानिंग स्टेजेस पे थे। और बताएं क्या कसूर है जिन लोगों का जो डिफेंस सोसाइटी पे या डिफेंस सोसाइटी पे जिन्होंने प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट किए हुए हैं, जिन पे बाकायदा 10 मंजिल की इजाजत है, 4 मंजिल की इजाजत है, वो सब रुक गए। मतलब सारी चीजें रुके, तो एवरीथिंग इज एट अ स्टैंड स्टिल। असद साहब, यहाँ पर मेरे ख्याल मुझे जरा ये इजाजत जरूर दीजिएगा कि मैं इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करता चाहूँ कि बहुत सारे सिविल सोसाइटी / NGOs जो थी वो भी आबाद के और दीगर और कामों के रास्ते में एक रुकावट बने हुए थे, क्योंकि बेसिकली वो कहते थे एज प्रोफेशनल्स कि जनाब मल्टी स्टोरी बनेगी तो ये प्रॉब्लम होगी, मल्टी स्टोरी बनेगी तो वो प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अगर आपने वर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग यूज़ किया है तो मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के प्रोपोनेंट थे, शायद जो आर्किटेक्ट्स भी थे, और उन्होंने ये जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रोपोगेट भी किया। लेकिन आई विल कम बैक टू यू, आपकी बात में मुकम्मल करने का आपको ज़रूर मौका दूंगा, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम कराची के तामीराती मुस्तकबिल के मुतालिक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे फाजिल मेहमान हमें बता रहे थे कि जनाब कराची के प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको किस तरह से रिज़ॉल्व करने के लिए काम किया जा सकता है। उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। मैं दोबारा से तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ जमील यूसुफ साहब हैं, साबिक CPLC चीफ, असद आई खान साहब चेयरमैन हैं PCATP, और मोहसिन शेखानी साहब चेयरमैन आबाद। ब्रेक पर जाने से पहले असद आई खान साहब जो हैं एक बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे क्लेरिफाई कर रहे थे इस चीज़ को कि बहुत सारे लोग जो सिविल सोसाइटी के भी मेंबर हैं, उनमें से बहुत सारे लोग आर्किटेक्ट भी हैं, सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ द हेरिटेज ऑफ कराची हैं, वो अमूमन कंप्लेन करते रहे हैं, जिसकी वजह से आबाद के कामों में, बिल्डर्स के कामों में बहुत ताख़ीर होती रही है। तो ज़रा मैं चाहूँगा असद साहब क्लियर करें कि आपका इदारा या तंजीम जो है वो क्या सोचती है इस बारे में। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा था, ये दिस इज राइट कि बहुत से आर्किटेक्ट, NGOs और बहुत से कंजर्वेशनिस्ट एंड प्रिजर्वेशनिस्ट जो है इस बात के खिलाफ रहे हैं कि हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, और उनका मकसद बेसिकली ये नहीं था कि हाई राइज के खिलाफ, देवर अगेंस्ट हाई राइजेज जो हैज़र्ड बन रही हैं, बिल्कुल बेतरतीब हर जगह बनी जा रही हैं, कोई उनकी जोनिंग उनके ऊपर नहीं हुई है। तो बेसिकली द कंप्लेन इज मोर के जो आपकी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज हैं उन्होंने अपना काम सही नहीं किया, और वो इस किस्म की इजाजतें बिल्कुल विदाउट कंसिडरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं है, हेरिटेज है, नहीं है, कई चीजों पे इजाजत इस तरीके से दे दी। नहीं, देखें, यू कैंट हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बात यह है कि बिल्डर तो एक कमर्शियल काम कर रहा है, आप उसको कहेंगे ये चीज तुम करो और ये चीज तुम ना करो। बिल्डर तो इस नियत से आया कमर्शियल काम करने के। अब इफ यू हैव इश्यूज कि वो बेहंगम है, तो इफेक्ट और इफेक्टेड पार्टी तो फिर भी बिल्डर ही होगा ना आपके। विदाउट जोनिंग, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। देखिए, आप एक छोटी सी जगह पे अगर आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी, पूरा कंजेशन हो गया उसकी वजह से, तो मतलब ये तो डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है कि इजाजत दे ना दे। बिल्डर्स आर ऑब्वियसली इंटरेस्टेड कि जितना उनको प्रोजेक्ट मिलेंगे, जितनी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। इसी चीज़ की मैं क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था, और यहाँ पर मैं मोहसिन शेखानी साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। देखिए, असल में बात यह है कि कुछ लोग कोलैबोरेटिवली आपके साथ काम तो करते हैं, लेकिन वो इफ्स एंड बट्स इतने ज़्यादा लगा देते हैं मोहसिन शेखानी साहब कि फिर उसके बाद आप काम तो करते हैं, लेकिन कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर अराइज करती है, और कभी वो बेहंगम कंस्ट्रक्शन या तामीराती काम के रेलेवेंस से निकल आती है, कभी किसी और वजह से। और एक वजह ये भी होती है कि बिल्डर काफ़ी मुनाफा बख्श काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। इस बारे में मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप हमें बताएं, ज़रा अपनी रुएदाद भी सुनाएं। ये मोहसिन शेखानी साहब, बिल्डर कोई भी काम करता है कहीं, तो आपका जहाँ भी डिक्लेयर रोड होते हैं कमर्शियल्स, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जब होती है उसी पे काम करता है। जहाँ भी कन्वर्जन कमर्शियल प्लॉट करवाता है उसी पे करता है, जहाँ पॉलिसीज होती है वहाँ कंस्ट्रक्शन करता है। देखिए, आपको दो चीज़ें बड़ी क्लियर करनी पड़ेगी। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर आबाद काम कर रहा है, एक इलीगल लोग काम कर रहे हैं। जब तक आप इलीगल और ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अलग अलग नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और कोई भी चीज़ होती है तो आप बिल्डर पे डाल देते हैं, बिल्डर माफिया और हर चीज़ उस तरीके से। लेकिन जब आप पॉलिसीज़ को नहीं समझेंगे, कौन सही काम कर रहा है और कौन किस डायरेक्शन में है, इलीगल कर रहा है, कौन चाइना कटिंग कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको वाज़ेह नहीं होगी। हमें दोनों सेक्टर को डिफरेंट उसमें रखना पड़ेगा। और बिल्डर को हमारे पास जितने भी मेंबर होते हैं, सारी कंपनीज होती हैं, इनका NTM नंबर से लेके रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, और वही आबाद का मेंबर बन सकते हैं। तो आप हैफेजर्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं? नहीं, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। अब जैसे इन्होंने बात की, आप हैफेजर्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिला वजह कंस्ट्रक्शन? हम मास्टर प्लान में जो देखें, हमें जो अप्रूवल्स होगी हम उसी पे काम करेंगे। जो हमारी अथॉरिटीज़ है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, उसी के प्रोजेक्ट को, उसी को डिज़ाइन देंगे, वही अप्रूव करेगा, वही NOC फॉर सेल देगा। अगर उससे अगेंस्ट करेंगे, दैट इज़ इलीगल कंस्ट्रक्शन। अगर कोई भी करता है जो मास्टर प्लान है, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल है, उसके अगेंस्ट जाएगा तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसकी डिवीजन कर रहे हैं लीगल और इलीगल के दरमियान, लेकिन जो बाकी हमारे दोनों मेहमान हैं वो कह रहे हैं कि बेसिकली थोड़ा सा ये भी देखें कि जो इकोसिस्टम है शहर का, उसको भी वॉच करना है। हैफेजर्ड नहीं हो, उन्होंने वर्ड ये यूज़ किया है, या जहाँ पर रिसोर्स मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर बिल्डर का कसूर तो नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बिल्डर का कसूर है या नहीं है, ये मुझे बताइए।
देखें, बिल्डर का कसूर नहीं है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो सही परमिशन के साथ काम कर रहा है, उसका कसूर नहीं है। जो विदाउट परमिशन कर रहा है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो जिसको कोई पूछ नहीं रहा, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन शहर के बाहर कर रहा है, जिसकी कोई अप्रूवल नहीं है, उसको कोई नहीं पूछ रहा, और जो इलीगल पूछने जा रहा है उसी पे सारी पाबंदी है। कौन है? मुझे को ऐसा महसूस हो रहा, आपके दिल में बड़ा दर्द है इस सिलसिले में। कौन है जो मतलब ऐसे इलीगल कर रहा है और ये कर रहा है? मुल्क में तो इलीगल काम करना मुश्किल होता है, आप बार बार कह रहे हैं। कौन है वो? नहीं, आप देखें, जितनी डिमोलिशंस हो रही हैं, सब इलीगल कंस्ट्रक्शन, रोजाना डिमोलिशन हो रही है, लेकिन ये डिमोलिशन एक दिन में तो नहीं होती। बाहर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहरिया के यहाँ हो रही है, शहर से बाहर, वहाँ टोटल इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है। आप किसी एक को रोकेंगे और बाकी लोगों को काम करने देंगे तो कैसे होगा? सबको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। यानी आपने पीर बाबा के बारे में बात की है, तो आप खुद सोच लें, पीर बाबा तो डेवलपर नंबर 1 है इस मुल्क के। आपने इतनी बड़ी बात कर दी उनके बारे में। हम डेवलपर 1 की और 2 की बात नहीं कर रहे, हम अप्रूवल्स की बात कर रहे हैं, हम लॉ की बात कर रहे हैं, पाबंदियों की बात कर रहे हैं। अगर रिस्ट्रिक्शन आबाद पे है, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे, तो सब पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो सबको बराबर मौका मिलना चाहिए काम करने का। लेकिन वो तो हाई राइज पर हैं और वो हैवी कोर्ट की तरफ से, खैर उसके बारे में तो हम बात नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा नो गो एरिया है। लेकिन आप अपने मेरिट्स को ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, अपने मामलात को ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जमील यूसुफ साहब आपकी जानिब आऊँगा। जमील साहब, बुनियादी तौर पर जो बात हो रही थी, इसमें मोहसिन शेखानी साहब ने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या कोई डाइसेंटिंग कोई नोट डालना चाहते हैं? अच्छा, मैं इसमें तो ओपिनियन मेरा बिल्कुल क्लियर है कि जैसे आपने इकोसिस्टम का पूछा था साहब से, ओके, इकोसिस्टम देखना और अलाउ करना, हाई राइज और एक्स्ट्रा हाई राइजेस जो बनाया हुआ है इन्होंने हाई डेंसिटी करके, जिसमें आप 60 मंजिल 70 मंजिल, ये किसने लॉज लाए? गवर्नमेंट ने लाए। अब जब गवर्नमेंट ने लॉ लाया है कि आप 70 मंजिल बना सकते हैं, उसकी कंडीशंस आप फुलफ़िल करें। अगर वो कंडीशंस फुलफ़िल कर रहे हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए। देखिए, इसके बड़े फार रीचिंग इफेक्ट्स आएंगे, बिकॉज इकोसिस्टम, टाइम्स, डेवलपमेंट, यूटिलिटी ऑफ हाउस, ये स्टांस अच्छा ना होता कि आप उनके सामने लेते जो रेलेवेंट लोग हैं। नहीं, काइंडली लेट मी फिनिश, ओके। दिस ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी सीन विद द डेवलपमेंट। पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, कितने हाउसिंग नीड्स है। जैसे आप पॉपुलेशन सेंसस लेते हैं, उसमें आपको जैसे एग्रीकल्चर चाहिए, कितना वीट चाहिए, कितना शुगर चाहिए, ये स्टेट की प्लानिंग है। But I think you are not pleading to the right audience. Let me finish, please. I'm going to answer, come back to you. आपने कहा NGOs ने खड़े होकर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने इसलिए प्रोटेस्ट किया कि आप पार्किंग लॉट्स को आपने कन्वर्ट कर लिया कमर्शियल यूज़ में, वो इलीगैलिटी है। अब उस इलीगैलिटी को देखने के लिए गवर्नमेंट की मशीनरी है कि वो आके ब्रेक करे। आज वो गवर्नमेंट मशीनरी तोड़ रही ना सारे शादी हॉल जो एमिनिटी पार्क्स में बने थे। एमिनिटीज़ को आपने उठा के बेच बाच के तबाह कर दिया, उठा के सबको दे दिया। तो दैट इज़ द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। आप इनकम टैक्स नहीं भरेंगे तो क्या बिजनेस हाउस बंद करेंगे? नहीं। FBR का काम है टू कम आफ्टर दैट। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। एक बिल्डिंग मेरा ख्याल से प्लान करने के लिए 3-4 साल का मंसूबा है। अभी तो आपके पास कंस्ट्रक्ट करने चाइनीज़ आए हुए हैं, टर्किश इन्वेस्टमेंट आई हुई है, ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और अगर आप सडनली ब्रेक कर देंगे तो आप इसका मैक्रो इफेक्ट देख रहे हैं। बट दिस हैज़ टू बी रिजॉल्व। मेन इशू इज एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ लैकिंग जो है ये अनफॉरगिवेबल है। एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। आप जब एरिया को कमर्शलाइज कर रहे हैं तो खुदा के वास्ते आप देखिए, आप पानी पहुंचा सकेंगे, आप सीवरेज दे सकेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी दे सकेंगे। इफ़ यू कांट, डोंट अलाउ हाई डेंसिटी, डोंट अलाउ हाई राइज। बट वंस यू अलाउ और आदमी बाय लॉ फॉलो करता है तो आप इनजस्टिस नहीं कर सकते। यू कांट मेक विक्टिम्स आउट ऑफ पीपल themselves be victimized, right? तो आप अगर ये सही प्लानिंग कर लें, जैसे असद साहब ने कहा, ये टाउन प्लानर्स है, यू मस्ट प्लान योर टाउन, यू मस्ट प्लान योर जोनिंग। आज जोनिंग की चले मैं इधर 20-25 साल से कर रहे हैं जोनिंग की, हम जोनिंग नहीं कर पाते हैं। गोडाउन कहाँ हो, किधर नहीं हो। आप चले मेरे साथ चलें, रेसिडेंशियल हाउसेज में कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, कितने केसेस चल रहे हैं कोर्ट में कि ये कमर्शलाइजेशन को प्लीज स्टॉप करें। चले ठीक है, यहाँ पर असद साहब से भी पूछ लेते हैं। असद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी इस वक्त क्या कराची की टाउन प्लानिंग ठीक हुई हुई है, कराची की जोनिंग ठीक हुई हुई है या नहीं हुई हुई,
और कराची में जो कमर्शलाइजेशन की गई है आपके ख्याल से क्या वो ठीक की गई है या नहीं की गई, ये बता दें आप। मेरा ख्याल है प्लानिंग के तहत से तो हर चीज सही होती है, क्योंकि पेपर में चीजें सही होती हैं बट इम्प्लीमेंट गलत होती है। इसी तरीके से ये जैसे एमिनिटी प्लॉट्स वगैरह सारे ऑप्शन हो गए, ये कमर्शियल एरियाज में बन गए, बाकी प्लॉट्स खत्म हो गए, रेसिडेंशियल एरियाज में स्कूल्स बन गए। अब कितनी मुसीबत होती है रेसिडेंशियल एरियाज में। मेन सड़कों पे आप देखें, ड्रिग रोड पे आपके पास यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस बने हुए हैं, पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं है। तो ऑब्वियसली दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट द फेलियर ऑफ द डेवलपर्स। द डेवलपर्स एंड बिल्डर्स जो हैं वो फिर इस चीज से फायदा उठाते हैं, इलीगल चीजें बना जाते हैं। जो भी चीज होती है इजाजत तो इनको यही बिल्डिंग कंट्रोल वाले दे देते हैं या उनकी कनाइवन से उनको मिल जाती है। बट मुझे लास्ट मेरी बात हुई थी आई थिंक मोहसिन शखानी साहब से भी या और भी लोगों से, इन्होंने भी कहा कि आर्किटेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो आर्किटेक्ट अगर रोकें इनको इलीगल काम करने से, वो कहते हैं हम खुश होंगे कि आप हमें रोकें, हमें मत इजाजत दें ये काम करने की। तो कोई ना कोई कनाइवन हर जगह से हो रही है और पूरा मुल्क का ही आवा बिगड़ा हुआ है। क्या बताएं। अभी आप शहर का हशर देखें, गार्बेज देखें, मतलब एटलीस्ट अच्छी बात तो यह है कि कोई कॉग्निजेंस तो हुई है, मगर ये जो बैन जो लगा है जिसके ऊपर अभी तो सब बड़े परेशान है, ये मेरे ख्याल में इन एनी केस टेम्परेरी है। ये जाहिर बात है ये ज्यादा देर रह नहीं सकेगा, बिकॉज जैसे जमील यूसुफ साहब कह रहे थे सारी बातें उन्होंने सही की, जबरदस्त बातें की। यही चीजें गवर्नमेंट को और कोर्ट को भी इस चीज का कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि ये चीजें हो, आप लोगों को नहीं विक्टिमाइज कर सकते। खैर, जहाँ तक आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर किसी को सोचना पड़ता है। डेफिनेटली इसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि एंड के ऊपर है, दैट इज़ दी पब्लिक। जमील यूसुफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आई टेक योर लास्ट वर्ड बिफोर आई टेक द ब्रेक। देखिए, बिजली की शॉर्टेज हुई पूरे मुल्क में हुई, क्या चेंजेस लाई? ये जरदारी साहब की हुकूमत थी जब उन्होंने उठा के कहा कि प्राइवेटाइज को अलाउ कर दें। किया ना प्राइवेटाइजेशन। आप इलेक्ट्रिक प्लांट्स लगाएं, आप लगाइए, आप इन्वेस्टमेंट करिए, गवर्नमेंट आपसे बिजली खरीदेगी और उसको नेशनल ग्रिड पे ले आएंगे। बड़ा शोर किया लोगों ने, ये कमर्शियल हो गया, ये इतने चार्जेस। आज अगर वो नहीं करते उस वक्त ये काम, तो आज आपके पास बिजली जो थी वो भी नहीं होती। ओके, तो आपने सोल्यूशन ढूंढा ना। इसी तरह से पानी के लिए आप खुदा के वास्ते, दरिया है आपका कराची के पास, आप डिसैलिनेशन प्लांट की बात करे जा रहे हैं सदियों से, आप लगाइए, प्राइवेटाइज करिए। एग्री करता हूं आपके साथ इस मामले पे कि आपका डिसैलिनेशन प्लांट यहां लगना चाहिए। लगा था, काम नहीं कर रहा था, अब इसका क्या कर सकते हैं? दरिया सिंध भी दूर नहीं है, लेकिन इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। जब वापस आएंगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये कमर्शियली किस तरह से इम्पैक्ट होती है सारी चीज़, और इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है टू बूस्ट कराची इकोनॉमी। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था किसी ना किसी तरीके से डिस्कशन जो है वो अपने कोर इशू की तरफ ला रहा है मुझे, और मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि इसका कोर इशू है क्या। हमारे साथ तीन बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब जमील यूसुफ साहब, साबिक CPLC के चीफ, और जनाब असद आई खान साहब, चेयरमैन PCATP, और जनाब मोहसिन शेखानी साहब जो कि साबिक चेयरमैन आबाद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत सारी बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी हो गई, बहुत सारी और बातें हो गई, लेकिन मोहसिन शेखानी साहब, मैं अब आपकी जानिब आना चाहूँगा। बेसिकली तामीरात के शोबे से बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, और जिन लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है उन लोगों की जो है वो आप समझें कि अगर उनको दिहाड़ी न मिले तो उनके शायद घर में चूल्हा भी ना जले। और इसके साथ साथ बहुत सारी एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। ना सिर्फ कि ये जो खुद बिल्डर्स और डेवलपर्स होते हैं, ये भी कमर्शियल कंसर्न्स होती हैं, जैसे लाइक बिजनेसेस, इनके भी इंटरेस्ट होते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो इनको इम्पेक्ट करती है। मैं चाहूँगा इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट करें कि तामीरात का शोबा कितने लोगों को रोज़गार देता है, कितनी इंडस्ट्रीज़ को जो है प्रमोट करता है। देखें, डायरेक्टली मैं समझता हूँ जो GDP लास्ट ईयर जो बढ़ा था उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मेजर रोल था। और इकोनॉमी के हवाले से आप देख रहे हैं तो आपका इकोनॉमी डिपेंड करती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, पूरी दुनिया की करती है। जॉब के हवाले से देखें तो डायरेक्टली 4 से 5 लाख लोग इफेक्ट होते हैं। अगर आप हाई राइज कराची में बंद कर देते हैं तो 4 से 5 लाख लोग इफेक्ट होंगे, प्लस आप इनडायरेक्टली लेंगे तो तकरीबन 20 से 25 लाख एलाइड इंडस्ट्री आपकी इफेक्ट होगी।
और एलाइड इंडस्ट्री भी काम नहीं कर सकेगी। इसके अलावा कच्ची आबादियाँ बढ़ेगी और आपकी तकरीबन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है 300 अरब रुपए की। लास्ट हमने एग्जीबिशन में लोगों को बुलाया था बाहर से और उनकी इन्वेस्टमेंट्स कराइए, और वो लोग आज हमें पूछ रहे हैं कि अगर यार हाई राइज बैन हो गया तो हम क्या करें इस शहर में, और आपने तो हमारी इन्वेस्टमेंट में सारी आपने रुकावट कर दी, तो जो बाहर से पैसा आना था वो भी रुक जाएगा। तो ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ पे बैन या रोकेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम सबको चाहिए कि साथ बैठे और उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अगर एक दिन आप रोक देंगे तो ये सारे इतने सारे प्रॉब्लम एक साथ आपको क्रिएट करेंगे। एक राय मेरी ये भी है कि आप लोग अच्छे मुशीरान का इंतखाब भी करें, क्योंकि कभी कभार क्या होती है कि अच्छी एडवाइस जो होती है बड़ी काम आती है, और कभी कभार सालिसी भी जो है वो भी बड़े काम आती है। अगर अच्छे सालिस मुंतखब किए जाएं जो कि मामलात के हल के लिए काम कर सकें, मेरे ख्याल यहाँ कभी कभी, शायद बुरा ना मानिएगा, कभी कभी कोताही हो जाती है। गलत मुशीरान का इंतखाब, गलत किस्म की एडवाइस जो है वो कभी कभार बिज़नेस को नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पर आप बार बार कच्ची आबादी की बात कर रहे हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा मुख्तसरन इस मौजू के ऊपर भी आप बात करें कि कच्ची आबादियाँ इतनी ज़्यादा है कराची शहर के अंदर, और हैरान होंगे कराची के वस्त के अंदर भी जो लोग दीगर पाकिस्तान के इलाकों से देख रहे हैं, कराची के वस्त में भी बहुत सारी कच्ची आबादियाँ मौजूद हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? क्या आबाद ने कोई सोल्यूशन रेकमेंड किया है जहाँ ये कच्ची बेहंगम आबादियाँ जो हैं ये इस्तेमाल में लाई जा सके और यहाँ पर भी अच्छी डिसेंट बिल्डिंग्स बनाई जाएँ? अच्छा, सबसे पहले तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कच्ची आबादियाँ कैसे बनी और किसने बनाई। क्या बिल्डर ने बनाई या ये खुद ब खुद बन गई? देखें हमने किस तरीके से ये चीज़ें वक्त के साथ, अगर आप शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है, यहाँ घरों की कमी है, इस वजह से ये कच्ची आबादियाँ बन रही है, और लोग की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते इतनी महंगी पे, इसलिए वो अपने बच्चों को लेके कच्ची आबादियों में 4-5 लाख 8 लाख 10 लाख के घरों में जाते ताकि उनकी भी सर्वाइवल हो। शहर में जो इनफ्लो है वो आ रहा है और इसी शहर में उसको रहना है, यहीं काम कर रहे हैं। कराची शहर में जितने भी लोग आते हैं, बाहर से जितनी लेबर है हमारी डिफरेंट एरिया से आ रही है, पंजाब से आ रही है, सिंध से, इंटीरियर से है, आपकी बलूचिस्तान से है, डिफरेंट एरिया से हमारे पास लोग आते हैं। तो इसका मतलब है कि शहर सबको रोजगार दे रहा है और इस शहर में सभी ने काम करना है। कच्चे आबादियों का हमने एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को कि इसको रीडेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन किया जाए, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे मलेशिया में हुआ, जैसे बम्बई में हुआ, और गवर्नमेंट को बताया था रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन किस तरह हो सकता है। अगर 4 एकड़ पे कोई कच्ची आबादी है तो उसको 1 एकड़ पे वर्टिकल ले जाएंगे, वर्टिकली कंस्ट्रक्शन होगी तभी उसके सर्वाइवल है। और उन लोगों के बच्चों का 10 साल के लिए इंश्योरेंस देना पड़ेगा एजुकेशन और हेल्थ पे। अगर 2 इंश्योरेंस देंगे तो ताकि वो वहीं रह के, वो सारी फैसिलिटी है, हम उनको वहीं फ्री ऑफ कॉस्ट घर दे सकते हैं। और बाकी जो 2 एकड़, बाकी 1 एकड़ पे हम प्रपोजल बना सकते हैं अमेनिटीज। मैं आपका इनपुट चाहूँगा कि लो कॉस्ट हाउसिंग के मुतालिक आपकी क्या राय है और किस तरह से उसको प्रमोट किया जा सकता है लो कॉस्ट हाउसिंग को? ख़ास तौर पे कहा जाता है कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में। मैं आई पर्सनली फेवर के नए शहर बनने चाहिए, जिसके बारे में असद साहब से बात करूँगा, लेकिन आपसे मैं मुख्तसरन ये जानना चाहूँगा कि लो कॉस्ट हाउसिंग के बारे में क्या किया जा सकता है? लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बेतहाशा फॉरेन एड अवेलेबल है। हमें भी अप्रोच किया था किसी ने, ओपेक वालों ने, जिसने अमेरिकन दिस थिंग कंसोर्शियम है, वो कहते हैं आप लो कॉस्ट हाउसिंग बनाइए, फंडिंग देने को तैयार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहसिन साहब, आपको ये वर्टिकल लाइन ले जानी पड़ेगी, क्लीन अप करना पड़ेगा। उस क्लीन अप करने के एरिया से मैं 10 दफ़ा आके टीवी बता चुका हूँ, जब लियारी के प्रॉब्लम्स थे कि भाई लियारी में एक 30 गज पे 40 गज पे घर बने हुए हैं, क्राउडेड है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, एमिनिटीज़ नहीं है, पार्क्स नहीं है, लाइन, सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर। आप उसको खाली करें और वर्टिकल बिल्डिंग्स बना के उनको रीलोकेट करें, रोड्स को वाइटन आउट करें, फैसिलिटीज़ दें। ये स्टेट का काम है डेवलपमेंट करना, एंड फॉर द पुअर मासेस के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। बट चूंकि ये अभी वाटर और सैनिटेशन का इशू उठाया है, इसके सॉल्यूशंस तो बेतहाशा अवेलेबल हैं। जैसे तो मैंने मैं आपकी जानिब आता हूँ, ये सोल्यूशन बहुत आम आप बता रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो बाकायदा मेरे ख्याल काफ़ी लंबी गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन मैं असद आई खान साहब से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि असद साहब, बुनियादी तौर पर ऐसा मुमकिन है कि जो मैं आपको बताऊँगा अवामी मसला है, लोगों के जहन में तो यही है कि हमें अफोर्डेबल हाउसिंग मिल जाए किसी तरह। सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त मसला ये है कि जो हाउसिंग है वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। डू यू थिंक एनीथिंग कैन बी डन इन दिस रिगार्ड असद साहब?
Well, I hope it is something should be done. देखिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी बढ़ती जा रही है, हर चीज मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है, जाहिर बात है उसके साथ तो कॉस्ट तो अनअफोर्डेबल ही होती जा रही है। तो चलो जैसे जमीन साहब कह रहे थे लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर आपने सवाल किया, लेकिन लो कॉस्ट हाउसिंग डजंट मीन कि हम इतनी कॉस्ट तो लो कर दें मगर क्वालिटी तो इतनी लो ना करें ना। हमारी जो जितनी भी लो कॉस्ट हाउसिंग बनी है पाकिस्तान में, दे आर इनहैबिटेबल, मतलब उन लोगों के रहने के लिए नहीं है, जानवर भी नहीं रह सकते उनके अंदर। मतलब ये लो कॉस्ट के मतलब ये नहीं है कि लोग टर्मों के अंदर रहे, मुर्गी खानों के अंदर रहे। दिस इज द लेवल ऑफ पीपल दैट आर लिविंग इन आवर सोसाइटी। इनके लिए हमें बेहतर फैसिलिटीज बनानी है। एक वक्त में ये जब अपना घर स्कीम बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसमें हम लोग नेस्पार्ट में हम लोग थे और उसमें हमने बहुत बेहतर चीज लो कॉस्ट हाउसिंग में करने की कोशिश की। सारे स्टैंडर्ड्स को ब्रेक किए, जो स्टैंडर्ड बनते हैं कि छोटे छोटे घर बनाओ 800 स्क्वायर फुट 700 स्क्वायर फुट पे। अब पाकिस्तान में जितना गरीब आदमी उतनी बड़ी उसकी फैमिली है, वो तो एक कमरे के घर में रह ही नहीं सकता। तो मतलब वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मोहसिन शेखानी साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या आप पाकिस्तान की आवाम को सस्ते घरों का तोहफा दे सकते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर एक आम मसला जो पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस शहर कराची के अंदर है कि हाउसिंग बहुत ज़्यादा महंगी है। घर हर आदमी की ख्वाहिश है लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पा रहा। क्या आप लोग उन्हें सस्ता घर दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं सस्ते घर, और ऑलरेडी हमने एक स्कीम भी लॉन्च की है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू की है। हमने इस्लामाबाद से शुरू किया है ताकि फेडरल गवर्नमेंट को पता चले कि लोगों को सस्ते घर कैसे दे सकते हैं, और उसकी हम प्लान भी कर चुके हैं। तकरीबन हमने उसकी प्राइस रखी 18 से 19 लाख रुपए उसकी प्राइस भी रखी है। 120 गज का मकान होगा जिसमें 550 से 600 स्क्वायर फीट होगा, 2 बेडरूम होंगे, 1 लिविंग रूम होगा, और आने वाले वक्तों में 20 साल तक वो इस घर में रह सकता है, इसलिए कि वो कंस्ट्रक्शन ऊपर कर सकता है, उसमें अफोर्डेबल भी होगा, और उसको वो चीज़ों को एमिनिटीज़ और सारी यूटिलिटीज़ भी हम उसमें डिज़ाइन कर रहे हैं। इवन के कुछ चीज़ें तो यहाँ तक डिज़ाइन कर रहे हैं कि सोलर पे हो, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम ना हो, सब सॉइल वाटर से फिल्टर प्लान का डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि ये यूटिलिटीज़ के भी प्रॉब्लम ख़त्म हो और इन लोगों को अच्छी रिहाइश मिले, प्लान स्कीम मिले और आने वाली नस्लें बेहतर तरीके से रह सके। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज आप हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन के ऊपर वी वेट फॉर योर मैसेजेस। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।